स्टूडेंट्स, काफ़ी समय के बाद मैं वीडियो लेकर आया, लेकिन उसके पीछे कुछ टेक्निकल रीजंस थे। मेरा मोबाइल सही से काम नहीं कर रहा था और इस वजह से मैं थोड़ा देर से वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। लेकिन एनीवे, इसी वीडियो में हम आपको ये चैप्टर पूरा करके करने की कोशिश करेंगे। और मुझे प्लीज़ ज़रूर बताएं आप वीडियो को देखकर कि क्या आपको अच्छा लगा, क्या आपको अच्छा नहीं लगा। और मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो अंत तक पूरी देखें, और क्योंकि कि ये एक बहुत ही आसान यूनिट है, लेकिन कुछ तैयारी करनी पड़ेगी आपको, इसमें सीखना है। तो चैप्टर नंबर 17 शुरू होता है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर से। इसमें ये थर्मोडायनेमिक्स की जो यूनिट है, इसका पहला चैप्टर है ये, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मैटर। इसमें जो हम सबसे पहला कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे वो है हीट। व्हाट इज़ हीट? अंदाज बदला हुआ है। अब पूरा लेक्चर कोशिश की जाएगी कि आपको एक्सप्लेनेटरी मोड में मिले। देखो, हीट की जो 10 क्लास में आपने डेफिनेशन पढ़ी थी वो ये कि हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। ये आपने हीट डेफिनेशन पढ़ी थी, लेकिन चूंकि ये मामला 9th का नहीं है, ये मामला 11th का है, तो 11th में जो हम हीट के बारे में डेफिनेशन पढ़ेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा कैमरे की पोजीशन आपके लिए सेट कर दूँ और ताकि अच्छा लगे आपको। तो आप देख सकते हैं। अभी ज़रूर बताइएगा मुझे इस वीडियो के बाद कि कैसा लगा आपको क्वालिटी वाइज हमारा वीडियो। थैंक यू। ठीक है, तो देखिए अब हीट क्या है। व्हाट इज हीट? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस अस इन द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। हीट क्या है? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो पहली चीज हीट के बारे में, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस sensation of hotness, produces in us the sensation of hotness or coldness, sensation of hotness or coldness। ये दो चीज, सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। जैसे आप बर्फ के टुकड़े को छुएंगे तो आप क्या फील करेंगे? ठंड फील करेंगे। वही आप तवा छू लेंगे तो आप गर्मी फील करेंगे। तवा मत छूइएगा, खास करके तब जब वो गैस स्टोव के बर्नर पे रखा हुआ हो। तो ये जो सेंसेशन है, जो आपका ब्रेन आपको कमांड देता है, क्या कमांड देता है जब आप आइस को छूते हैं कि भाई ये ठंड है, ठंडा, इसे आप छू सकते हैं, ये सेफ है। तवे के लिए आपका माइंड आपको कमांड देता है कि मत छुओ वरना हाथ जल जाएंगे, बर्नॉल लगाना पड़ जाएगा। तो ये सेंसेशन है। ये जो आपका ब्रेन कमांड देता है आपको कि छू लिया मत छू। तो वही इस वजह से, क्योंकि जब आप किसी कोल्ड चीज को छूते हैं तो आप अपनी हीट उसको ट्रांसफर करते हैं, अपनी इंटरनल एनर्जी हीट के फॉर्म में उसको ट्रांसफर करते हैं। और जब आप जब हॉट बॉडी छूते हैं तो उससे आप हीट लेते हैं, उसकी इंटरनल एनर्जी हीट के फॉर्म में आपके पास आती है। तो ये डिफरेंस है। इसी से आपको पता लगेगा कि कोई बॉडी आपके रिस्पेक्ट में गर्म है या कोई बॉडी आपके रिस्पेक्ट में ठंडी। क्लियर है? तो ये एक डेफिनेशन है। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस इन अस द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। अब हीट के बारे में दो थ्योरी है। ठीक, थ्योरी ऑफ हीट, थ्योरी ऑफ हीट, दो थ्योरी है बच्चों। एक है कैलोरीक थ्योरी और दूसरी है डायनामिक थ्योरी। तो कैलोरीक थ्योरी ऑफ हीट, एक है कैलोरीक थ्योरी और एक है डायनामिक थ्योरी। मुझे लगता है कि आपको नूतन से और किसी त्यागी से बाहर निकलकर थोड़ा एक्सटेंड वर्जन में पढ़ना चाहिए। अगर नियर बाय फ्यूचर में आप कहीं करियर बनाने की सोच रहे हैं इंजीनियरिंग या मेडिकल में, तब आपको पता होना चाहिए। तो ये डायनामिक थ्योरी है। हम इस थ्योरी के बारे में थोड़ा सा आपको दोनों थ्योरी के बारे में बताएंगे। देखो, कैलोरीक थ्योरी तो रिजेक्टेड है, लेकिन फिर भी हमें जानना चाहिए कि व्हाट इज कैलोरीक। हीट इज एन इनविजिबल। देखो, इसकी जो थ्योरी है वो ये हमें जानना चाहिए। मैं कह रहा हूँ
पहले मैंने बता दिया कि दिस इज द रिजेक्टेड थ्योरी, बट वी हैव टू नो। अरे भाई किसी ने इतनी तो मेहनत की थी उस जमाने में हैं कि एक थ्योरी दे दी। आदमी थ्योरी देता है, थ्योरी देने का कॉन्सेप्ट बड़ा पुराना है। तो थ्योरी हर चीज़ की लोग देते हैं। भूत की भी थ्योरी आपने सुनी होगी, चुड़ैल की भी थ्योरी आपने सुनी होगी। तो थ्योरी देने में कोई दिक्कत नहीं, बस थ्योरी अगर प्रूव हो जाएगी तो फिर वो वाइडली एक्सेप्ट हो जाएगी और फिजिक्स में फिर उसको हम यूटिलाइज करना शुरू कर देंगे। ये फर्क होता है बेटा, ठीक है। तो कैलोरीक थ्योरी क्या थी? ये कहती है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये जो थ्योरी है वो कहती है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी हीट इज एन इनविजिबल, हीट इज एन इनविजिबल weightless and orderless fluid, invisible, weightless and orderless। ना आपको इसका वजन पता लगेगा, ना ये आपको दिखाई देगी, और ना ही आप इसे टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन है क्या? फ्लूइड। फ्लूइड, ये एक फ्लूइड है। हीट इज एन इनविजिबल, वेटलेस एंड ऑर्डरलेस फ्लूइड, ऑर्डरलेस फ्लूइड कॉल्ड कैलोरिक, कॉल्ड कैलोरिक। अब जाहिर सी बात है यार, हीट को अगर ऐड करोगे तो कैलोरिक ऐड होगा, यानी बॉडी गर्म हो जाएगी। हीट को अगर निकालोगे यानी कैलोरिक रिमूव करोगे, बॉडी ठंडी हो जाएगी, क्योंकि नहीं? लेकिन अब अगर ऐसा है तो फिर एक बात बताओ, जब दो हाथ एक दूसरे से रगड़े जाएंगे तो आपने देखा आप जाड़े में ये करने लगोगे। अब जाड़ा आ गया है तो ठंडी हो रही है, तो जब आप हाथ ऐसे रगड़ते हो तो आप क्या ऐड कर रहे हो एक हाथ में और क्या रिमूव कर रहे हो दूसरे हाथ से? तो दिस थ्योरी फेल्ड टू एक्सप्लेन द जनरेशन ऑफ हीट ड्यू टू द फ्रिक्शन, दैट व्हाई इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। यही एक कारण था कि हमने हीट की इस थ्योरी को नहीं लिया, जो ये कहती थी हीट इनविजिबल है वो सही में इनविजिबल है, वो ऑर्डरलेस है वो सही में ऑर्डरलेस। भाई आपको गर्म और ठंडा पता लगता है ना, जैसे आप सूप पी रहे हैं तो सूप टोमेटो का पियेंगे तो मीठा लगेगा, चिकन का पियेंगे तो थोड़ा सा कम मीठा लगेगा, है ना। मिक्स वेज पियेंगे तो कुछ और लगेगा। गर्म सूप की बात कर रहा हूँ। चाय पियेंगे तो चीनी जितनी डालेंगे उस हिसाब से ना आपको ठंडी और मीठी और तीखी लगती है। जैसे ग्रीन टी पी रहे हैं तो वो टेस्ट वाला है। गर्म और ठंडा अलग चीज है, टेस्ट एक अलग चीज है। तो टेस्ट को आप हीट से नहीं जोड़ सकते, आप गर्म और ठंडे को हीट से जोड़ेंगे। तो गर्म और ठंडे का पता नहीं लग पाता किसमें, जब हीट जनरेट होती है फ्रिक्शन से। तो कैलोरीक थ्योरी क्या कर गई? दिस थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन, दिस थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन, फेल टू एक्सप्लेन द जनरेशन ऑफ हीट, the generation of heat due to friction, इसीलिए एक्सेप्ट नहीं की गई। तो पहली थ्योरी कैलोरीक थ्योरी थी, वो फेल क्यों कर दी गई? दिस थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन द जनरेशन ऑफ हीट ड्यू टू फ्रिक्शन। ये हीट के जनरेशन को नहीं एक्सप्लेन कर पाई फ्रिक्शन की वजह से, इसलिए इस थ्योरी को हमने क्या किया? रिजेक्ट कर दिया। अब जब रिजेक्ट किए हो तो कुछ ना कुछ तो सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स के फिनोमिना तो ऐसा है नहीं कि अनएक्सप्लेन छोड़ दिए जाएंगे। अब एक्सप्लेन करने के लिए जो थ्योरी काम आएगी वो है डायनामिक थ्योरी। आइए इस थ्योरी के बारे में और जानते हैं। देखो, इस थ्योरी का अगर हम नटशेल लिखें, अब ये हीट के बारे में चर्चा चलेगी खूब कायदे से, तो वीडियो को पॉज कर इसे आप नोट कर लें, इसे आप प्लीज नोट कर डालें। तो वीडियो को पॉज कर आप इसे पूरा नोट कीजिए। अब हम इसके आगे अब आपको डायनामिक थ्योरी ऑफ हीट समझाते हैं। देखो, जितने भी सब्सटेंस होते हैं उन सब्सटेंस के बेसिक में होते हैं क्या? मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स होते हैं एटम का कॉम्बिनेशन। एटम जो है, एटम फिर बनता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन से। तो सॉलिड की मैटर की किसी भी स्टेट की अगर तुम बात करो तो उसका जो बेसिक होगा वो क्या होगा? उसका बेसिक मॉलिक्यूल्स होगा। तो डायनामिक थ्योरी ऑफ हीट, देखो डायनामिक
थ्योरी ऑफ हीट। डायनेमिक थ्योरी ऑफ हीट क्या कहती है? ये कहती है कि ऑल द सब्सटेंसेस, अब ऑल द सब्सटेंसेस में मैटर की तीनों स्टेट आ गई। तीनों स्टेट का मतलब सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, ये तीनों स्टेट्स आ गई। ऑल द सब्सटेंसेस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, आर मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक, these molecules are in continuous random motion, and these molecules are in random motion। ये रैंडम मोशन में होते हैं। ऑल द सब्सटेंसेस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड दीज मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन। ये अब डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर, and depending upon the temperature and nature of the substance, molecule may possess following type of motion। molecules may possess following type of motion। एक चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था बहुत स्टार्टिंग में, अगर आपने उसकी वीडियो देखी हो, मोशन इन वन डायमेंशन। तो जब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को तो मोशन को 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। देखो, मॉलिक्यूलर मोशन 3 टाइप की हो सकती है। मोशन है तो फिर अभी एक जादू भरा टर्म आपके सामने आ जाएगा, लीनियर और ट्रांसलेशनल। ठीक, अब दूसरे टाइप की मोशन होती है रोटेशनल, और तीसरे टाइप की होती है वाइब्रेशनल। बेटा आप जानते हैं, the energy possessed by the body by virtue of the motion is known as kinetic energy। बात समझ में आ गई? देखो, एनर्जी, अब एनर्जी ही हीट है, ये तो हमने लिखा ही दिया ना। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, ठंड और गर्मी का एहसास कराती है। तो अब जो डायनेमिक थ्योरी थी, व्हाट सेड द डायनेमिक थ्योरी? डायनेमिक थ्योरी ये कहती है कि सारे सब्सटेंसेस, चाहे वो गैसियस हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो सॉलिड्स हो, ये सब बनते हैं मॉलिक्यूल से मिलकर, और मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में होते हैं। जब मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में होते हैं तो इनमें 3 टाइप की मोशन हो सकती है, लीनियर और ट्रांसलेशनल, दूसरी रोटेशनल और तीसरी वाइब्रेशनल। तो अब देखो, ये 3 टाइप की मोशन है, यानी 3 टाइप की एनर्जी से एसोसिएट करेगी। ठीक है, when body is heated, all the molecular motions become fast, the kinetic energy of the molecule due to each type of motion increases। अब the kinetic energy of all types of motion increases due to इंक्रीज इन हीट। अगर राइटिंग नहीं समझ में आएगी तो मुंह से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनते रहिएगा। इंक्रीज इन हीट। ठीक, तो अब ये जो हीट होती है, इसको वीडियो को पॉज करके पहले नोट कर लीजिए, क्योंकि इतना ही आपको व्यू कर रहा, अच्छा नहीं आपको दिख रहा है, ऊपर का नहीं दिख रहा है हेडिंग। ये देखिए, डायनामिक थ्योरी ऑफ हीट। ठीक है,
यहीं तक दिख रहा है, यहीं तक लिखेंगे। ठीक, ये यहाँ से मिटा दीजिए, माइनस का साइन नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये हीट है। थोड़ा और कायदे से लिख दें, हीट। ठीक, तो हीट एज द, अब ये हीट क्या होती है? हीट इज द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन। आप यहां पर डिफाइन कर सकते हैं, हीट इज द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर। हीट कैन बी रिगार्डेड, ऐसे लिखो ज्यादा सही रहेगा, हीट कैन बी रिगार्डेड एज द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन, मॉलिक्यूलर मोशन। Heat can be regarded as the energy of molecular motion. Heat can be regarded as the energy of molecular motion. ये आप एक नटशेल में लिख सकते हैं। तो बेटा डायनामिक थ्योरी एक्सेप्टेबल है। क्यों एक्सेप्टेबल है? क्योंकि हम सब ने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है कि सब्सटेंस का जो सबसे छोटा पार्ट होता है, जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी रह सकती है, तो मोनोएटॉमिक की केस में एटम या कॉम्बिनेशन है, तो फिर मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स के जो एटम मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स के पास रैंडम मोशन होती है। रैंडम मोशन की वजह से उनके 3 टाइप की रैंडम मोशन हो सकती है। तो तीनों टाइप की मोशन में 3 टाइप की एनर्जी एसोसिएट करेगी। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ये एनर्जी भी बढ़ेगी। तो ये जो एनर्जी का इंक्रीमेंट है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे हम हीट का नाम देते हैं। तो हीट कैन बी रिगार्डेड एट द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन। मॉलिक्यूलर मोशन विच इज इक्वल टू द, विच इज इक्वल टू द, फिर से लिख रहा हूं, विच इज इक्वल टू द, which is equal to the sum of rotational, translational and vibrational kinetic energy, vibrational kinetic energy। ये तीनों टाइप की मोशन से जनरेट होने वाली, तीनों टाइप की मोशन से जनरेट होने वाली एनर्जी है, और इन तीनों का सम जो है वो हीट कैन बी रिगार्ड किया जा सकता है। विच इज इक्वल टू द, हीट कैन बी रिगार्डेड एट द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन विच इज इक्वल टू सम ऑफ रोटेशनल, ट्रांसलेशनल और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी का सम, जो टोटल काइनेटिक एनर्जी किसी मॉलिक्यूल की होती है, उसे आप रिगार्ड करेंगे एज अ हीट। ठीक है, ये हीट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब देखो, हीट की एक डेफिनेशन तो तुमने ये सीखी कि हीट कैन बी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इन अस। एक तो ये सीखी। दूसरी आपने हीट की एक डेफिनेशन और सीख ली कि जब हम हीट सप्लाई करते हैं तो मॉलिक्यूलर मोशन में इंक्रीमेंट होता है। जाहिर सी बात है, एनर्जी मिलेगी, तो जब एनर्जी मिलेगी तो मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ेगी। अब 3 टाइप की मॉलिक्यूलर मोशंस हो सकती हैं, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल एंड वाइब्रेशनल। तो तीनों टाइप की एनर्जी बढ़ेगी। तो हीट कैन बी रिगार्डेड एज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन विच इज द सम ऑफ रोटेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। वीडियो को पॉज कर इस पर भी नोट कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। जरूर बताइएगा मुझे इस वीडियो की क्वालिटी कैसी है। जैसे कि अहमद सर पुराने हैं पर अंदाज नया है। पहले मोबाइल धोखा दे देता था, इतनी बड़ी वीडियो रिकॉर्ड करने में हीट हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, इसीलिए मैंने सेट को बदला है। तो कृपया करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्वालिटी वाइज भी और कंटेंट वाइज भी। नोट करते चलिएगा सब कुछ। अब तुम्हें एक चीज और बताऊं, व्हाट इज मीन्ड बाय एनर्जी इन ट्रांजिट, इसका मतलब क्या है? देखो, सबसे पहले इसमें हम सीखेंगे इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी और हीट में बड़ा गहरा रिश्ता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, थोड़ी सी देर में आपको समझ में आ जाता है, डोंट वरी रहिए। द एनर्जी एसोसिएटेड, द एनर्जी एसोसिएटेड विद द एनर्जी एसोसिएटेड विद द कॉन्फ़िगरेशन, with the configuration and random motion, the energy associated with the configuration and random motion of the molecules,
and random motion of the molecules. Random motion of the molecules in a body. In a body is called internal energy. वो सारी एनर्जी जो बॉडी में कॉन्फ़िगरेशन और रैंडम मोशन की वजह से होती है, वो सारी एनर्जी क्या कहलाती है? इंटरनल एनर्जी। अब ये कॉन्सेप्ट मैंने यहां क्यों बताया? अब द पार्ट ऑफ द एनर्जी, द पार्ट ऑफ दिस एनर्जी, the part of this energy that is transferred from one body to other body, to the another body, one body to the another body due to temperature difference, due to temperature difference between them, due to temperature difference between them is called heat. लीजिए साहब, हीट को हमने एक तीसरे तरीके से डिफाइन कर दिया। इंटरनल एनर्जी का वो पार्ट जो ट्रांसफर होता है एक पार्ट, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, उसी को हम हीट रिगार्ड करते हैं। तो यहां से ये समझ में आया कि इंटरनल एनर्जी जब फ्लो करना शुरू करती है तो जितना पार्ट फ्लोइंग मोशन, जितना पार्ट मोशन में आ जाता है एनर्जी का, उस पार्ट को हम हीट रिगार्ड कर लेते हैं। देखो, जब तक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा नहीं, तब तक हीट ट्रांसफर नहीं होगी। तो कौन हीट क्या है? इंटरनल एनर्जी का वो पार्ट जो कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड हीट। ये हीट की प्रॉपर डेफिनेशन है। द पार्ट ऑफ द इंटरनल एनर्जी, चलो इसको इंटरनल एनर्जी कर लेते हैं। The part of internal energy that is transferred from one body to the another body due to temperature difference between them is called heat. इसे क्या कहते हैं? हीट। क्लियरली, ठीक है। तो हीट का मतलब तब तक रहेगा जब तक वो एनर्जी फ्लो में रहेगी। तो हीट इन ट्रांजिट, हीट क्या होता है? एनर्जी इन ट्रांजिट। हीट क्या होती है? हीट को हीट में बी रिगार्डेड, heat may be regarded as the energy in transit, energy in transit। जैसे आप मान लीजिए यहां से बॉम्बे की एक फ्लाइट लेते हैं, लेकिन वो फ्लाइट डायरेक्ट नहीं है, वो फ्लाइट वाया दिल्ली है। तो आप लखनऊ के टर्मिनल से उड़ान भरेंगे, दिल्ली में लैंड करेंगे, वहां आप ट्रांजिट में कहलाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपका फाइनल डेस्टिनेशन अभी मुंबई है और मुंबई आप पहुंचे नहीं हैं। तो जितनी देर आप दिल्ली में रहेंगे, आपने देखा होगा लिखा होता है ट्रांजिट स्टेट। ट्रांजिट स्टेट का मतलब यही होता है कि अभी आप पहुंचे नहीं हैं। देखो बेटा, जब एनर्जी हमारे और एक दूसरे आदमी के बाद बात हो रही है, दो बॉडीज की बात हो रही है। एक बॉडी हाई टेम्परेचर पर है तो उसके पास ज़्यादा इंटरनल एनर्जी होगी, एक बॉडी लो टेम्परेचर पर है उसके पास कम एनर्जी होगी। ठीक, अब वो दोनों में किसी मोड से कांटेक्ट होता है तो टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से एनर्जी का फ्लो होगा। तो जो एनर्जी फ्लो में आ जाएगी वही हीट कहलाएगी। वही इंटरनल एनर्जी का वो पार्ट जो कि टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से मोशन में आता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी को ट्रांसफर होता है, उसे हम हीट का नाम देते हैं। तो ये हीट की बात हो गई। तो हीट इज द एनर्जी, हीट में बी रिगार्डेड एज द एनर्जी इन ट्रांजिट which transferred from one body, which transferred
फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर, डिफरेंस इन टेम्परेचर। अब इसकी यूनिट, तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा टेम्परेचर। तो हीट में भी रिगार्ड, इतनी डेफिनेशंस मैंने आपको सिखा दी। वीडियो को पॉज कर नोट करते चलिएगा। एनीवे यहां मैं एक चीज और लिखूंगा, क्या, द एसआई यूनिट, द एसआई यूनिट ऑफ हीट एनर्जी इज जूल। लेकिन हर जगह जूल नहीं चलता, ठीक है। अब ये जूल तो यार उसकी भी एनर्जी है। तो इसके लिए हम एक और एनर्जी लेते हैं, एक और डेफिनेशन लेते हैं, अरे एक और यूनिट लेते हैं, द सीजीएस यूनिट, द सीजीएस यूनिट ऑफ हीट एनर्जी। अब देखो यही फर्क आ गया, एसआई यूनिट तो जूल ही लिखोगे, लेकिन जब आप इसकी एसआई यूनिट ऑफ, जब इसकी सीजीएस यूनिट लिखोगे तो जूल की सीजीएस यूनिट जब वर्क का टर्म लिया जाएगा या नॉर्मल एनर्जी का टर्म लिया जाएगा तो उसे हम लिखते हैं अर्क। लेकिन यहां हम अर्क नहीं लिखेंगे। द सीजीएस यूनिट ऑफ हीट एनर्जी इज कैलोरी। क्या है? कैलोरी है। क्या है बेटा? कैलोरी है। तो 1 कैलोरी, ये जूल का मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट था। हम आगे बताएंगे आपको। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186। जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और इसे नोट कीजिए, हम आगे की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है। तो हीट में भी रिगार्डेड एज द एनर्जी इन ट्रांजिट विच ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। आइए साहब एक कॉन्सेप्ट आपको और समझाते हैं, जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। इसको नोट कर डालिए, जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। वीडियो को पॉज करके इसे नोट कीजिएगा, आगे बढ़ते रहिए। धीरे धीरे थर्मोडायनामिक्स आपको समझ में आने लग जाएगी। जितना ज़्यादा इसमें थ्योरी कॉन्सेप्ट ये समझेंगे और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही जल्दी कमांड में आएगा। इट विल नॉट टेक टू मच टाइम टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड द वेव मोशन। इट इज वेरी इजी फिजिक्स, ओके, बट you have to pay attention while you are learning and watching the video. Stay tuned with us. Thank you very much for watching video again. Then Joule's mechanical equivalent of heat. Now the another concept is here, that is Joule's mechanical equivalent. Joule's mechanical equivalent of heat. What is the Joule's mechanical equivalent of heat? देखो, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जूल, एक थे जूल, जैसे एक था टाइगर वैसे एक थे जूल। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जूल, बेटा ये साइंटिस्ट हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जूल, क्या कि वर्क डन एंड हीट प्रोड्यूस्ड, वर्क डन on the body is directly proportional to heat produced होता है, ठीक। अगर W अमाउंट ऑफ वर्क करने से Q अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। अब मैंने आपको बहुत शुरू से फिजिक्स में बता रखा है कि फिजिक्स में प्रोपोर्शनलिटी नहीं रहती, एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो देखो उस महान वैज्ञानिक ने अपने आप को अमर करने के लिए यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाया और लिखा RW इज इक्वल टू J इंटू Q, वेयर J इज मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो यहां से J क्या डिफाइन होगा? J इज इक्वल टू W अपॉन Q। लीजिए साहब, J डिफाइन हो गया। तो अब बच्चों W की यूनिट क्या है? W की यूनिट क्या है? जूल है। और Q की भी यूनिट क्या है? जूल है।
तो एसआई यूनिट के टर्म्स में, एसआई यूनिट के टर्म्स में अगर हम लिखना चाहें तो देखो जूल को हम एसआई यूनिट के टर्म्स में तो इसकी 1 यूनिट आ जाएगी और ये यूनिट लेस हो जाएगा। लेकिन फिर भी किताबें लिखती हैं, इसलिए हम भी तुम्हें समझाते हैं कि आपने देखा कि 1 कैलोरी जो है वो 4.186 जूल के बराबर है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल। तो 1 कैलोरी, तो 1 अगर 1 जूल लिखना हो, 1 जूल अगर ऐसे लिखिए, इफ Q इज इक्वल टू 1 यूनिट देन J इज इक्वल टू W, देन J इज इक्वल टू W। तो J क्या डिफाइन होगा? इट मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क। J may be defined, J may be defined as the amount of work, amount of work that must be done, that must be done, that must be done to produce a unit quantity of heat, that must be done to produce a unit quantity of heat, right? ये जूल की डेफिनेशन हो गई, ये जूल की डेफिनेशन हो गई, ठीक है, यूनिट क्वांटिटी ऑफ हीट। अब क्या वीडियो को बार बार पॉज करवाएं? यहीं पर कुछ और बातें बता देती, ठीक है। तो J इज इक्वल टू W अपॉन K। तो J की वैल्यू 4.186 जूल पर कैलोरी होती है। डॉक्टर जूल का जो मैकेनिकल इक्विवेलेंट है, इसकी वैल्यू ये होती है, ठीक। तो यह तो जूल पर कैलोरी हो गई, और यही होता है 4.186 अर्ग पर कैलोरी। अरे अब आप जूल को अगर अर्ग में बदलोगे तो 10⁻⁷ से मल्टीप्लाई करोगे, अर्ग पर कैलोरी ये हो गए। ये नोट कर डालिए। अब वीडियो को पॉज कीजिए और इसे नोट कीजिए। आइए हम अपना दूसरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं, हीट। अब केसी त्यागी और नूतन से आप ऊपर बढ़ जाइए। थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर है, लेकिन आपके दिमाग के ढक्कन को खोलकर उसके अंदर बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट को एडजस्ट करिए, ठीक है। आज आपको पता लगा कि हीट एनर्जी तो है, लेकिन हीट की 3 डिफरेंट थ्योरीज भी आपको पता लगी हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन एक्सप्लेनेटरी वीडियो है, ये फॉर्मल वीडियो नहीं है भाई। जब टाइम हो तभी देखिएगा, और पूरा वीडियो देखकर इसे नोट जरूर कीजिएगा, क्योंकि कि छना हुआ नोट्स है एकदम। ज़्यादा लिखाने पे नहीं, मैंने एक्सप्लेन करने पर ज़्यादा ध्यान दिया है। तो आइए बात करते हैं, जहाँ जहाँ हीट की बात होगी वहाँ टेम्परेचर की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक। तो आइए टेम्परेचर डिफाइन करते हैं। टेम्परेचर जो आपकी नई पुरानी बुक में एक कॉन्सेप्ट है, हीट एंड टेम्परेचर, देखिए उस पर कितना एक्सप्लेनेटरी वीडियो बन सकता है। 33 मिनट हो चुके हैं वीडियो के स्टार्ट हुए और अभी हम सिर्फ हीट डिफाइन कर पाए हैं। अब टेम्परेचर, तो टेम्परेचर की जो सबसे आसान डेफिनेशन है वो ठीक उसी तरीके से दी जा सकती है जैसे मैंने 10th में आपको पोटेंशियल की डेफिनेशन सिखाई थी। द इलेक्ट्रिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू विच डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। उसी तरीके से द थर्मल स्टेट ऑफ द कंडक्टर, द थर्मल स्टेट ऑफ अ बॉडी। कंडक्टर ना लो, कंडक्टर तो बहुत ही कन्फाइंड टर्म हो जाएगा, तो इसे ऐसे लिखा जाए, द थर्मल स्टेट ऑफ अ बॉडी विच डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, विच डिसाइड या विच डिसाइड या डिटरमाइन, जो भी आप समझ लीजिए, विच determines the direction of
flow of heat. The thermal state of the body will determine the direction of flow of heat. Heat energy from one body to other body is called temperature. तो ये क्या है? merely the thermal state है, is called temperature. ठीक, या इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है? और the degree of hotness or coldness, the degree of hotness or coldness of a body is measure of its temperature, ये उसके टेम्परेचर को बताती है कोई बॉडी. लेकिन यहां से एक रिलेटिव फिनोमिना है, ये एक रिलेटिव फिनोमिना है बेटा. टेम्परेचर, जैसे मान लीजिए आप लखनऊ में है, लखनऊ में इस समय ठंड पड़ रही है, लेकिन वेस्ट इंडीज चले जाएं तो आपको गर्मी दिखाई देगी. साइबेरिया चले जाएं तो यहाँ तो फिलहाल पानी नहीं जमा हुआ है, लेकिन साइबेरिया में पानी जमा हुआ है. तो इसका मतलब साइबेरिया का टेम्परेचर आपके रिस्पेक्ट पे कम है और वेस्ट इंडीज के टेम्परेचर आपके रिस्पेक्ट पे ज़्यादा है. तो ये जो रिलेटिव डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, ये हमेशा कंपैरिजन करके बताया जाएगा. जैसे आप अपने घर की फ्रिज खोलें तो फ्रिज का टेम्परेचर देखते हैं आप, कंपैरेटिवली आपके रूम के टेम्परेचर के बहुत कम होता है, तभी तो पानी ठंडा होता है और आइस जमती है. तो इस तरीके से आप देखते हैं कि टेम्परेचर एक रिलेटिव फिनोमिना है. द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज मेजर ऑफ इट्स टेम्परेचर. आइए इसका काइनेटिक इंटरप्रिटेशन समझते हैं. व्हाट इज द काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेम्परेचर? टेम्परेचर को समझने के लिए हमें इस मॉलिक्यूलर मोशन को समझना होगा. ठीक है, तो आइए समझते हैं काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर. ये सब सिर्फ आपकी बेसिक को मजबूत करने के लिए सिखाया जा रहा है. नहीं चाहो तो इंटरप्रिटेशन, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं भी समझेंगे तो कोई बात नहीं. खैर मेरा काम है हर चीज़ बताना, ये आपका काम है आपको समझना है नहीं समझना है. देखो, अभी कुछ देर पहले आपके साथ मैंने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था हीट का, जिसमें मैंने आपको बताया था कि डायनामिक थ्योरी ये कहती है कि हीट वो एनर्जी है जो मॉलिक्यूल्स की मोशन की वजह से आती है. ठीक है, अच्छा, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ती है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है. बेटा यहीं से पॉइंट पकड़ लो, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर में यही पॉइंट पकड़ना है कि जिस ऑब्जेक्ट या जिस बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, या ग्रेटर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी मोर इज इट्स टेम्परेचर. यही द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, the temperature of the body is the temperature of the body is the measure of is measure measure. The temperature of the body is the measure of the average kinetic energy, measure of average kinetic energy. The temperature of the body is the measure of average kinetic energy of its molecule, The temperature of the body is the measure of average kinetic energy of its molecule. When the body is heated, क्या मतलब हुआ इसका? When the body is heated, इसका मतलब ये हुआ कि आपने हीट ऐड की है. क्या ऐड की है? हीट ऐड की है. तो when the body is heated, the molecules move faster. Its molecules
मूव फास्टर, इसके मॉलिक्यूल्स फास्टर मूव करेंगे, इट्स मॉलिक्यूल मूव्स फास्टर, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, देन इट्स एवरेज के, इट्स एवरेज का के, अब छोटा लिख लो, के इंक्रीजेस, क्या होगा, इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, ठीक। दिस इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, दिस इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। अभी थर्मोडायनामिक्स जिनमें जब हम आगे पढ़ेंगे तो एक जगह हम आपको टेम्परेचर के बारे में और भी सारी बातें बताएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। दिस इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, ठीक। आइए, तो व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर थर्मल स्टेट है जो ये तय करेगी कि हीट को किस जगह से किस जगह जाना है, ठीक उसी तरीके से जैसे पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिकल स्टेट होता है जो ये डिसाइड करता है कि चार्ज को चार्ज कहाँ से कहाँ जाना है। तो जो रोल करंट इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल डिफरेंस प्ले करता है, वही रोल हीट थर्मोडायनेमिक्स में टेम्परेचर प्ले करता है। वो इलेक्ट्रिकल स्टेट थी, ये थर्मल स्टेट है। वहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसफर था, यहाँ हीट एनर्जी का ट्रांसफर है। वहाँ हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट था, यहाँ हॉट और कोल्ड का कॉन्सेप्ट है, ठीक। वहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी की बात की जाती है, लेकिन वो जब आप 12th में आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर की बात अगर हम करें तो देखो, टेम्परेचर जो है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी को मेजर करता है। जो बॉडी जितनी हाई टेम्परेचर पर होगी उसका टेम्परेचर उतना ज़्यादा होगा। और जब आप किसी बॉडी को हीट करते हैं, हीटेड करने का मतलब यही होता है कि आपने एनर्जी इन ट्रांजिट को ऐड किया। तो जब आप एनर्जी को ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है उसकी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स of the constituent particles of the matter is directly related to temperature। टेम्परेचर के बढ़ाने से एनर्जी कम होती तो बढ़ती है, वही टेम्परेचर या काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो इसका मतलब टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। ये सीधा साधा रिश्ता है। इसके बारे में हम लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आइए हम टेम्परेचर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें लिख डालते हैं। We have to write some important fact regarding to temperature। तो सबसे पहली चीज, टेम्परेचर जेनेवा कॉन्फ्रेंस के बाद स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम की एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बना दी गई। तो टेम्परेचर के बारे में कुछ नोटवर्दी पॉइंट में पहला नोटवर्दी पॉइंट, सम नोटवर्दी पॉइंट्स। इसमें जो पहला पॉइंट है वो ये कि टेम्परेचर इज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इन एसआई सिस्टम, ठीक। नंबर 2, द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन इन द ऑनर ऑफ लॉर्ड प्लैंक केल्विन, ठीक। टेम्परेचर इज रिलेटिव फिनोमिना। टेम्परेचर इज रिलेटिव फिनोमिना, ये एक रिलेटिव फिनोमिना है, ठीक। नंबर 4, इफ देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ द हीट बिटवीन द बॉडीज दैट मीन्स टेम्परेचर आर इक्वल एंड बॉडी इज सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ये भी यहाँ यहीं पे बता दे रहा हूं। इफ देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी it implied that no change in temperature, no change in temperature। और अगर टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम।
बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ से एक बात और निकल कर आई, थर्मल इक्विलिब्रियम उस स्टेट को कहते हैं जिसमें सारी बॉडीज का टेम्परेचर इक्वल हो जाता है और वो कोई भी ट्रांसफर ऑफ हीट को नहीं करती। बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक, तो इफ देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट, नो चेंज इन टेम्परेचर, और इसका सीधा सा मतलब हुआ कि बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। आइए एक पॉइंट और लिखते हैं। अच्छा, आपको तो ताज्जुब हो रहा होगा कि ये केल्विन क्या, केल्विन कैसे? तो देखो, यूजुअली टेम्परेचर मेजर्ड इन सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। अच्छा बेटा, एक बात याद रखना, केल्विन रिलेटिव नहीं है, ये एब्सोल्यूट जीरो तक डिफाइन होगा, यानी जीरो के है, 0 डिग्री के नहीं है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 केल्विन में बहुत अंतर है, अभी आगे चलकर आपको पता लगेगा। फिलहाल इतना, T डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर है तो इसे आप 273 के केल्विन, T केल्विन ये जो है 273 प्लस T डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपका टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, देन केल्विन में क्या होगा भाई? केल्विन में इसकी वैल्यू हो जाएगी 273 प्लस 20 30 डिग्री, तो कितना हो गया ये? 303 केल्विन। कृपया केल्विन के ऊपर डिग्री ना लगाएं, डिग्री सेल्सियस एक रिलेटिव टेम्परेचर है जबकि केल्विन एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो उम्मीद करता हूं यहाँ तक का कोई कॉन्सेप्ट आपको ऐसा नहीं होगा जो ना समझ में आया हो। अब हीट वर्सेस टेम्परेचर का नटशेल सुन लीजिए। हीट क्या है? हीट एक एनर्जी का फॉर्म है। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर अवस्था होती है, टेम्परेचर रिलेटिव मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी होती है। हीट कॉज है, टेम्परेचर उसका इफेक्ट है। ठीक है, हीट रिप्रेजेंट करती है टोटल काइनेटिक एनर्जी को और टेम्परेचर एवरेज काइनेटिक एनर्जी पॉसेस बाय एवरेज काइनेटिक एनर्जी पॉसेस बाय ए मॉलिक्यूल होता है। याद रखिए, हीट और टेम्परेचर के बीच का ये एक बेसिक डिफरेंस। हीट एक कॉज है, टेम्परेचर उसका इफेक्ट है। दूसरा डिफरेंस ये याद रखिए कि हीट टोटल काइनेटिक एनर्जी के सम का नाम है। मॉलिक्यूल्स, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास जितने भी टाइप की एनर्जीज हैं, उन सारी टाइप की एनर्जीज का सम जो होगा वो हीट रिगार्ड किया जाएगा, जबकि एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के पास जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी वो टेम्परेचर से रिगार्ड की जाएगी। तो हीट जब बात करेगा तो ये नंबर ऑफ कलेक्टिव पार्टिकल्स के बारे में बात करेगा, और टेम्परेचर जब बात करेगा तो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेगा। उसके बाद हीट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर ऑलवेज, ये भी एक नोट करने वाली बात है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ हीट पॉसेस बाय अ बॉडी इन कॉन्टैक्ट, अगर बॉडी गर्म है, हो सकता है वो ज़्यादा बड़ी हो, और ठंडी बॉडी बहुत उससे भी ज़्यादा बड़ी हो, तो भी हीट जो है हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ही चलेगी। और टेम्परेचर डिसाइड करता है कि हीट को किधर से किधर चलना, इररिस्पेक्टिव ऑफ द शेप, साइज एंड कंडीशन ऑफ द बॉडी। The only thing is that कि heat will be transferred always from high temperature to low temperature unless we not talk about the second law of thermodynamics and Carnot heat engine. Carnot heat engine एक अलग की बात है, एक कॉन्सेप्ट है, वरना नेचुरली हीट का ट्रांसफर हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर होता है। तो ये था हीट और टेम्परेचर पर एक डिटेल्ड व्यू और डिटेल लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा आपको ये लेक्चर? वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों। जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम आपके साथ बात करेंगे द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स वी डील विद द मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर इज नोन एज थर्मोमेट्री। Stay tuned for the next video. Thank you for watching this my video. Thank you very much.